नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जनजी की भाषा बोल रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो छात्र हैं, उनकी जो डिमांड है, उनका जो गुस्सा है, वो जायज़ है और प्रोटेस्ट जो है डेमोक्रेसी में डायलॉग का तरीका है। मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि नेता लीडरशिप का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ़ आप भाषण दें, चुनाव जीतें, बल्कि आप जो देश की समस्याएँ हैं, जो आवाज़ें हैं, उसको भी सुनें। उनका इशारा किधर है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन मोहन भागवत की भाषा जो है, मोहन भागवत के जो स्वर हैं, क्या सिर्फ़ अकेले पूरे परिवार में मोहन भागवत अकेले व्यक्ति हैं, जो ये समझ रहे हैं कि छात्रों का जो गुस्सा है, जेन ज़ी जनरेशन का जो आक्रोश है, वो काफ़ी गहरा है और सरकार के लिए चिंता की बात है। क्या सरकार जो गुस्सा को उस पैमाने पर नहीं देख पा रही? क्योंकि आरएसएस में भी अलग-अलग सुर और अलग-अलग स्वर हैं। दत्ता हंसबोले जो हैं, वो कुछ और किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, अतुल लिमये जो हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं। वैसे ही बीजेपी के अंदर भी अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है। अमित मालवीय मोहन भागवत की का जो कोड है, उसको अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं। वहीं स्वपन दास गुप्ता मोहन भागवत के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो इन सवालों को हम समझते हैं कि आरएसएस की चिंता कितनी जायज़ है, क्या सिर्फ़ ये ऑप्टिक्स है या सचमुच कंसर्न गहरे हैं? मोदी सरकार और बीजेपी उस आरएसएस की आवाज़ को कहाँ तक सुन रही है, समझ रही है? आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। आर राजगोपालन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही आरती जेरस सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रही हैं इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं राजगोपालन साहब आपसे। जो मोहन भागवत ने कहा वो एक बड़ी ही उस तरह की बातें हैं जो कि जेन ज़ी भी यही बात कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है, डायलॉग का तरीका है। देश में गुस्सा है, सरकार उस मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रही है, सरकार को एड्रेस करना चाहिए, एजुकेशन में 6% 7% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो छात्र कह रहे हैं। तो क्या पूरे परिवार में, संघ परिवार में सिर्फ मोहन भागवत हैं, जो उस जेन ज़ी जनरेशन के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं? क्या सरकार या पार्टी अभी तक उस पैमाने पर, उस मोमेंटम के साथ नहीं समझ पा रही है राजगोपालन जी? ये आपने बिल्कुल अच्छा वर्णन किया है। मोहन भागवत का जो भाषण है उसको 2-3 तरीका से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। ये बीजेपी का वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं 2029 चुनाव को पहले पहले आप चेतन हो जाओ। ये नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह साहब का ये सिग्नल है। प्लस उन्होंने ये भी बोला है, मोहन भागवत साहब ने, वो जो बुलेट जो क्या सारी उसमें स्टूडेंट्स के ऊपर मारपीट हुआ है, जो भी बुलेट चलाया करके ये लोग बोल रहे हैं कि 47 को बिहार में यूज किया, ये सारा गलत साबित करते हुए मौसम का ठंडा किया है मोहन भागवत ने। ये मैं टिप्पणी दे सकता हूँ। जो गर्मी के मौसम पर ये चीज किस टाइम पर राहुल गांधी ने आरएसएस हमेशा उसको अदानी अंबानी आरएसएस तीनों को अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन आरएसएस ने ऐसे रूप ले लिया। ये मोदी सरकार को चेतावनी नहीं, राहुल गांधी को भी चेतावनी है। आने वाले दिन में मोहन भागवत साहब ने ये भी बोला है, किस बच्चे से जा करके आप ये बोलोगे, उनकी भाषा जो तब इन्होंने यंग टाइम में थे, जेन ज़ी करते 18-20 साल थे, उस टाइम पर हम लोग पिताजी माताजी को डरते थे। हम भी कर, मैं राजगोपाल में भी मेरे फादर से डरते थे, लेकिन मेरा बेटा नहीं डरता, सीधा बात करता है। आपने भाषण दे दो, भैया से बात कर लो, उनकी समस्या दूर कर लो। एंड मोहन भागवत का जो इंटरप्रिटेशन है, मैं कह सकता हूँ हिंदू समाज को अंदर जितना भी मतभेद है परिवार को अंदर, वो बाहर आ रहे धीरे धीरे। ये आंदोलन में जा करके कोई लोग ने ये कांग्रेस जनता पार्टी से मिल करके घर आने के बाद ये स्टूडेंट्स का जितना भी मामला हो सकता है, नीट के अलावा मैं ये पूछ रहा आपको, जिधर मोहन भागवत साहब का भाषण से मुझे मालूमात हो रहा है, जिधर जंतर मंतर में आंदोलन हो रहे थे, कोई भी स्टूडेंट था सामने आमने? जो भी घायल हुआ है ये स्टूडेंट था उधर? बाहर आकर के जो मारपीट हुआ है, बाहर आकर के इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, कम्युनिस्ट के साथ
नक्सल के साथ ये भाषण दिया था। इसी क्लैरिफिकेशन का मोहन भागवत ने एक्सप्लेनेशन दिया है। लेकिन ये चारों तरफ में मोहन भागवत का बात सुन करके सब लोग ये मौसम का ठंडा करना चाहिए, उग्र जो यानी हाई पिच में नहीं लेके जाना चाहिए। अभी ये झारखंड को भी चेतावनी है मोहन भागवत ने दिया। आपने कह रहे थे अमित मालवीय ने दो किया, आज ही स्वपन दास गुप्ता ने लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है टेलीग्राफ में, वो भी समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी लोग भी मान रहे हैं उसको। बट इन टोटालिटी में देखूंगा मोहन भागवत साहब का जो आदेश है, वो जो चेतावनी है, सब लोग सुनना चाहिए, सो दैट इंडिया में पीस रहेगा। इसका अर्थ ये भी है, ये नेपाल नहीं है, जेंजी नहीं है, ये बांग्लादेश जेंजी नहीं है इंडिया का, श्रीलंका में होता ये जेंजी नहीं है। मोहन भागवत का इंटरप्रिटेशन वो बात, इसको जो मोहन भागवत का स्पीच को नेपाल रूप रंगीन देना गलत बात है, ये मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। ठीक है आरती, आपको लगता है कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं उसको सरकार सही तरीके से डिकोड कर रही है? क्योंकि सरकार में जो स्वपन दास गुप्ता ने लिखा कि अगर बीजेपी अपने को रिन्यू नहीं करती है तो एक तरह से जो डिक्लाइन होगा वो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा उसको कंटेन करना। तो सवाल ये है कि कई बार क्या होता है, सत्ता में आप जब लंबे समय तक रहते हैं तो उसका एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है, और इकोसिस्टम बनने वो एडॉप्ट नहीं करता, वो सीखता नहीं, उसको लगता है कि इसी तरीके से सत्ता में बना रहा जाता है। और इसलिए आप देखें कि बीजेपी के बहुत सारे नेता, जो रमेश बिदूड़ी कह रहे हैं कि ये पंचर लगाने वाले लोग थे जंतर मंतर पे, वैसे ही अलग अलग नेताओं के आप बयान देखें तो ज्यादा डैमेज जो पूरा इकोसिस्टम बनता है वो लोग करते हैं। प्रधानमंत्री या मोहन भागवत अगर ये समझ भी रहे हैं कि ये जो क्राइसिस है काफी बड़ा है, यंगर जनरेशन जो 30 करोड़ यानी कि 30% जो आबादी का हिस्सा है वो अगर गुस्से में है अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम, एरोगेंस ऑफ पावर, इन सब से, तो उसको कंटेन करना जरूरी है। लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम आपने बनाया है वो नहीं समझ रहा है, वो अपनी चाल पे चल रहा है, तो ये एक बड़ा डेंजर है। बिल्कुल आपने सही कहा। प्राइम मिनिस्टर तो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो ट्रोलिंग हो रही है, ये खास करके लड़कियों की, ये कौन है ये लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, जो रेप थ्रेट इशू कर रहे हैं, जो डेथ थ्रेट इशू कर रहे हैं, जो हर लड़की या महिला जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थी उनका फेशियल रिकग्निशन लेके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनका ईमेल आईडी या मतलब जो भी हैंडल है वो सब लेके ट्रोल कर रहे हैं। ये कौन है? जयपुर डायलॉग जैसे जो वो वेबसाइट है कि क्या है ये, जिसने ये रुचिका सिंह के कोऑर्डिनेट्स मालूम करके पूरा पब्लिक कर दिया। मतलब पूरे लोगों को बेचारी रुचिका सिंह और उसकी माँ को घर छोड़ना पड़ा। कहाँ चले गए हैं वो किसी को मालूम ही नहीं, पर डर के मारे वो घर छोड़ के भाग गए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब ये पूरे इकोसिस्टम ने पाला है ऐसे ऐसे लोगों को, और आज के दिन में जब ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनको मालूम पड़ रहा है कि ये कंट्रोल से बाहर निकल आए। अब जो भी मोहन भागवत जी की सोच है या जो भी प्राइम मिनिस्टर की सोच है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कई बार मतलब पहले भी अगर आप देखेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जैसे जब बीजेपी क्रिश्चियंस की ओर आउटरीच करना चाह रही थी, जब केरला का इलेक्शन आ रहा था, तब भी प्राइम मिनिस्टर ने काफी कुछ कहा। वो गए थे यहाँ जो चर्च है, मेन चर्च है दिल्ली में, वो गए थे वहाँ ईस्टर के मैस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पर फिर भी लोग चर्चेस जला रहे थे झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो इकोसिस्टम जो बना है ना, जो पला है पिछले 12 साल में, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो आप जेनजी की बात कर रहे हैं कि जेनजी किसी की बात नहीं सुन रहा है, ये लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जो उनके ऊपर वो तो आरती जी इसलिए भी हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो जैसा हम देखते हैं गुड कॉप और बैड कॉप की वाली जो स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ तो हम मॉडिफाई करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन इंटरनल जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है,
उसमें वो विंडिक्टिव तरीका, डिसेंट को दबाने का तरीका जारी रहेगा। वो स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जो आपके परिवार का सबसे चीफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं, तो पुलिस तो ये सारे जो जिसका भी आप नाम ले रहे हैं कि जो ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर 10-20 मुकदमे ठोके उनको अरेस्ट करे, तो खुद से ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि उनमें डर हुआ कि नहीं, अब ये सरकार जो है इस तरह के इकोसिस्टम वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन वैसा होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि ये गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है। तो अगर ये गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम खेल रहे हैं ये लोग, और स्वपन दास गुप्ता कुछ लिख रहे हैं, वो जगन्नाथन ने कुछ और लिखा प्रिंट में, उन्होंने भी जो स्वपन दास गुप्ता ने लाइन लिया था अपने आर्टिकल में, उन्होंने भी यही लाइन दिया था कि बीजेपी को कॉस्ट करेक्शन करना चाहिए। अब अगर अब नहीं करेंगे तो 2029 में उनको इसका परिणाम मिलेगा, उन्होंने भी ये लिखा है। तो अब इन लोगों को समझ में आ रहा है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो जिसको हम सब मानते हैं कि वो बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, आखिर वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर से उठ के देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 12 साल से वो यहाँ शासन कर रहे हैं, तो कुछ तो उनमें होगा ना, कुछ तो उनमें होगा। तो अगर वो नहीं समझ रहे हैं और ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, तो फिर परिणाम तो मिलेगा उनको, जैसे स्वपन कह रहे हैं, जैसे जगन्नाथन कह रहे हैं, परिणाम तो मिलेगा 2029। पर यही मैं कह रही हूँ कि देखिए, जो आप कह रहे हैं कि इनको ठोक दें, इनको 1-2 मुकदमे खड़ा कर दें, ये जयपुर, जैसे जयपुर डायलॉग्स तो सब खुल के आया है, तो सबको मालूम है जयपुर डायलॉग्स का नाम, तो पुलिस क्यों नहीं कर रही है, ये भी सोचने वाली बात है। या ऐसा है कि मतलब सब लोग अब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब ये पूरा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मुझे लगता है एक तरह से ये सिस्टम पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि जब पावर आ जाता है ना, और इतना 12 साल से पूरा अनब्राइडल्ड पावर, खुला पावर था, किसी ने उनको रोका नहीं, टोका नहीं, कुछ नहीं किया। तो अब पता नहीं वो सुनने को तैयार है। अगर भागवत जी कह रहे हैं कि जेनजी सुनता नहीं है, तो ये लोग भी तो एक तरह से नहीं सुन रहे हैं। भागवत जी कह रहे हैं जेनजी के साथ आपको डिस्कशन करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, तो फिर शायद परिवार के अंदर भी इन लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, और नहीं तो वो सुनेंगे नहीं। तो जो वो कह रहे हैं जेनजी के बारे में, उनको अपने परिवार में पहले करना चाहिए, फिर जाके कुछ बात बनेगी। पर अगर वो नहीं कर रहे हैं अपने परिवार में डायलॉग, डिस्कशन, ये मैसेज नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए और मीडिया के कंजम्पशन के लिए ये सब बोल रहे हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं रुकेगा ना, ये तो चलता रहेगा। राजगोपालन जी, जो भागवत जी ने कहा और कई सारे लोग जो सरकार को, आरएसएस को, बीजेपी को कवर करते हैं, थोड़े दिन पहले जब मुरली मनोहर जोशी ने भी यही बात कही थी, और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। सोर्सेज ये कहते हैं कि आरएसएस में बहुत ज्यादा चिंता है मोदी सरकार की, जो पॉपुलैरिटी गिर रही है, या मोदी सरकार के खिलाफ जो एंगर लोगों में बढ़ रहा है, और आरएसएस को ये लगता है कि ये राइट टाइम है, अगर कोर्स करेक्शन नहीं किया गया तो सरकार को बचाना मुश्किल होगा। ये आरएसएस के टॉप ने प्रधानमंत्री को कन्वे किया है, और शायद इसलिए तमाम जो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता कुछ और बोल रहे हैं, मोहन भागवत ने एक बड़ी लकीर खींचते हुए बहुत ही साफ शब्दों में वार्निंग दी। प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक टिप्पणी उन्होंने की है कि भाई सिर्फ भाषण देने से और इलेक्शन जीतने से कोई लीडरशिप नहीं हो जाती, अगर लीडर बनने के लिए आपको और क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है आरएसएस और बीजेपी के बीच में, या फिर आरएसएस जो सरकार जिस तरीके के चल रही है उससे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और लगता है कि अगर सरकार ने कोर्स करेक्शन नहीं किया तो सरकार जा भी सकती है? वो तीसरा है, ये आरएसएस का 100 साल हुआ है, 100th ईयर सेलिब्रेशन में आरएसएस नहीं चाहते हैं ये दूसरा सरकार आकर के बैठेंगे। जैसे राम मंदिर बनाया, राम मंदिर कंप्लीट कर दिया है, अभी देखो आज प्रोटेस्ट इज ए वे ऑफ नेगोशिएशंस एंड कॉन्वर्सेशन, ये भी बोला कल, उसको ऊपर आप मद्देनजर रखना चाहिए। आप सरकार को, आरएसएस ने बोल रहे बातचीत कर लो, बातचीत करने में गलत नहीं है,
लेकिन सरकार को डाउन हो गया, नरेंद्र मोदी का सत्ता जा रहे, 2029 में राहुल गांधी आ जाएगा, 2029 में मणिंदर सिंह यादव आ जाएगा, अखिलेश यादव आ जाएगा, ममता बनर्जी आ जाएगी। ये चीज को तो उन्होंने इनडायरेक्टली भी नहीं बोला। हम लोग तो एकदम नरेंद्र मोदी गिर गया, राहुल गांधी आ जाएगा। ये चीज जो लेफ्ट विंग लिबरल्स के ऊपर जो हमारा बहन जी आरती जराब ने अभी प्रकट किया है, ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में ये मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं। मुझे लगता है आरएसएस को बीजेपी के रिलेशनशिप को इतना हल्का नहीं लेना। आरती जराब से भी हम अच्छा रिपोर्टिंग किया है पत्रकारिता रूप में। सो हम अंदर आरएसएस को अंडरस्टैंड करना हो, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी फ्रॉम द बॉडी ऑफ इट। जेडी सुदर्शन साहब रज्जू भैया टाइम से अंदर की बात बताना चाहते हैं। मैं आरएसएस को बीजेपी में कोई खतराव नहीं है, टकराव नहीं है, तनाव नहीं है। ये चेतावनी दे रहे, उसको स्वीकार करना है। आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ शंकर जी, चुनाव के पहले 2024 में जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आप पढ़ा होगा, सुना होगा, आरएसएस से हमको संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है आरएसएस वर्क नहीं करेगी। उनके बीच में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फेल हुआ, इसी में गुस्सा भी है आरएसएस का, क्योंकि इसमें लेफ्ट लिबरल्स आ करके खराब कर दिया। जैसे आरती जराब की तरह पत्रकार ने अनशन बोलते रहे, ये भी है। लेफ्ट सिस्टम बिल्कुल लेफ्ट लिबरल ने राजगोपालन जी, लेफ्ट लिबरल ने खराब किया या राइट विंग के जो इंटेलेक्चुअल हैं जो कि उतने लर्नेड नहीं है, जैसे कि मैंने दोनों को कह रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इतना दबाव आ करके, आप देखो यूजीसी के सर्कुलर को इतना हंगामा करके उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट को खराब किया। ये नतीजा बंकीपुर में देखने को मिला। बंकीपुर में बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, प्रशांत किशोर जीत गया। इसका मतलब नहीं है प्रशांत किशोर सुबेरे यहाँ करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बिठा देंगे, ये नहीं है। स्टालिन हार गया था, स्टालिन फिर नहीं जीता, नहीं क्या डिपॉजिट किया। योगी आदित्यनाथ हार गया था गोरखपुर में, फिर रामकिशन जी अभी 2 बार चुन गया। अभी आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री हार गया था, पिनारी विजयन प्लस आपको स्टालिन, ममता बनर्जी। इसका नहीं है टीएमसी खत्म हो गया, डीएमके खत्म हो गया, नो। ये चीज बता रहे हैं। सचमुच आपने जो बोल रहे समझ में आ रहे, बीजेपी का कोई थकावट दिखा रहे, फटीगनेस दिखा रहा आम जनता को बीच में। इसका मतलब ये नहीं है, वो ये कह रहे हैं मोहन भागवत का भाषण सीरियसली भी लेना है। वो एक आदमी चाहिए, ऊंचा आदमी बैठने के, टॉप लीडरशिप चाहिए, दोनों को बीच में लेके आने का। वो स्थिति का मिस्टर मोहन भागवत, वो एक्टिंग एज ए पर्सन हु कैन ब्रिंग अबाउट बोथ द साइड्स। ये नतीजा आपने हाथ में ले लिया मोहन भागवत, दैट इज आई कैन कंक्लूड। आरती, लेकिन आप देखें कि पिछले 1 महीने में सरकार के काम करने के तरीके में, एटीट्यूड में काफी कुछ एक अंतर लोग सेंस कर रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री जिनको कहा जाता है कि वो तमाम तरह के फीडबैक लेने में उनकी मास्टरी है, वो ग्राउंड से फीडबैक लेते हैं, बीजेपी के क्वार्टर से बहुत सारे तरह से फीडबैक उनके पास आता है। आरएसएस का भी फीडबैक होगा, प्रधानमंत्री का खुद का फीडबैक होगा कि सरकार के खिलाफ एक एंगर, साइजेबल एंगर है। इसलिए आप देखें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस मॉनसून सत्र में किरण रिजिजू पिछले 12 साल में सरकार की तरफ से अपोजिशन के साथ कोई डायलॉग नाम की चीज नहीं होती थी। किरण रिजिजू बार बार राहुल गांधी से मिल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रियंका गांधी वेणुगोपाल के साथ बैठ रहे हैं। सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही, चलिए ऑप्टिक्स ही सही, ऑप्टिक्स ही मान लें, लेकिन सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम किसी बिल को बुलडोज नहीं करना चाहते हैं। अगर सरकार के पास नंबर्स हैं तब भी, अगर नंबर्स नहीं है तब भी, दोनों स्थिति में सरकार ये ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश कर रही है। वैसे ही आप देखें कि न केवल बिल को लेकर, एफसीआरए का जो बिल है उसको भी लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अलग अलग सेक्शन से मिल रहे हैं कि ये मैसेज न जाए कि हम क्रिश्चियन को के बिल को बुलडोज कर रहे हैं।
आप देखें कि यूथ प्रोटेस्ट के मुद्दे पर, तो सरकार पिछले 1 महीने में कोर्स करेक्शन करते हुए दिख रही है, या फिर कम से कम वो जो उनके ऊपर आरोप लगता था कि एरोगेंट सरकार है, किसी की बात नहीं सुनती, या पोजीशन को साथ नहीं लेती, उनसे मिलती तक नहीं है, वो कुछ मूड बदला-बदला सा नज़र आ रहा है? देखिए, पहले मैं एक बात राजगोपालन जी को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल। वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और एक टाइम में बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। मुझे लगता है ये राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, मोदी सरकार जा रही है 2029 में, ये उनका अंदर का डर है, वो मेरे ऊपर थोप रहे हैं। ना हमने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा शंकर जी, ये इनके अंदर का डर है जो अब निकल रहा है। तो ठीक है, राजगोपालन दोस्ती में जी, ये सब जो भी बातें आपका होती एंग्जाइटी रहनी है, चाहिए, थोड़ा जो चुटकी तो आपका लेते रहना एंग्जाइटी है, चाहिए। आप उसको अंदर रख ये लीजिए। नहीं, ये भी परिवर्तन का मेरे मतलब बहुत है, अच्छे, ये भी परिवर्तन है, बहुत अजीज दोस्त है। हुँ, ये भी वार्तालाप होना चाहिए दोनों के बीच में। अच्छा, अब जो बिल्कुल। अब जो आपकी बात, आपका सवाल है, देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं देख रही हूँ, ये सेशन 20 जुलाई को शुरू हुआ है। अब कितने दिन हो गए हैं? 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तो बीत गए, अब सिर्फ 2 हफ्ते रहते, 2 एक हफ्ते से कम हफ्ता रहते ही हैं ये बचा है अगले सेशन। सोमवार से। हाँ, हाँ। हमने ना तो गृह मंत्री को देखा है हाउस में, ना हमने प्रधानमंत्री को देखा है हाउस में। ठीक है, किरण रिजिजू भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, वो तो कर रहे हैं, पर ना गृह मंत्री आए हैं सामने, ना प्रधानमंत्री आए हैं सामने, जो कि मतलब प्रधानमंत्री तो हमेशा शामिल होते थे घर में। अब मांग उठ रही है ऑपोजिशन से कि गृह मंत्री को एक स्टेटमेंट देना चाहिए 20 जुलाई को दिल्ली में क्या हुआ। ये पैलेट गन्स इस्तेमाल हुए थे, नहीं हुए थे? आप कह रहे हैं कि एक शॉट भी फायर नहीं हुआ, तो कम से कम आके हाउस के सामने तो बोलिए, पर अभी तक उन्होंने नहीं बोला है। तो जो भी किरण रिजिजू कर रहे हैं, जब तक ये दोनों ऊपर के लोग ये नीचे नहीं आएंगे और ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे, तो कैसे कोई मानेगा कि कोई चेंज आ रहा है, कि कोई परिवर्तन आ रहा है। मतलब राजगोपालन जी को मालूम है, हम सब ने पार्लियामेंट कितने सालों से कवर किया है, एक साथ कवर किया है हम लोगों ने। लेकिन जब पहले तो वाजपेयी जी आरती जी प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट्री वो अफेयर्स मिनिस्टर, कभी आप नहीं, पिछले 10 से 11 साल में देखें, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर लीडर पोजीशन के उस जमाने में जब सुषमा और अरुण जेटली, या उससे पहले यूपीए के जमाने में जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहते थे, वो सब अपोजिशन के साथ डायलॉग करते थे, उनके कमरे में जाकर चाय पीते थे। लेकिन इस सरकार में तो 11 साल में, 12 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किरण रिजिजू चाय पीने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, राहुल गांधी के कमरे में जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि, और किरण रिजिजू खुद अपने से तो जा नहीं रहे होंगे, जब तक उनको नंबर 2 नंबर 1 ने ऑथराइज नहीं किया होगा, उनके बिना ये जा नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सरकार में ये बेचैनी है कि एक एंगर है, इसको एड्रेस किया जाए। एड्रेस कैसे किया जाए, क्या ऑप्टिक्स हो, वो एक अलग बात है। देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक तो जो आप पहले की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिलते थे, चाय पीते थे, डायलॉग करते थे, सही है। पर पार्लियामेंट्री मिनिस्टर के साथ साथ प्रधानमंत्री भी खूब करते थे। मैं ये कह रही थी जब आपने मुझे रोका, कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कई बार उन्होंने खुद फोन किया सोनिया गांधी को। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए पार्लियामेंट में, उन्होंने खुद फोन किया सोनिया गांधी को। जब सोनिया गांधी उठ के खड़े होके भाषण देती थी लोकसभा में, तो वाजपेयी जी चाहे कहीं भी थे, कहीं भी होते, अपने कमरे में या कोई भी हो, वो सीधे आते थे हाउस में बैठने के। ये इतना आदर वो सोनिया गांधी को दिखाते थे। आज के दिन में तो हम वो नहीं देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ये बैटल जो है, ये किरण रिजिजू के थ्रू नहीं हल हो सकता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर को खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा और उनको खुद डायलॉग चैनल खोलना पड़ेगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ, तब जाके हो सकता है कुछ हल हो जाए। मैं भी ये भी गारंटी नहीं कर रही कि हो जाएगा, पर उनको थोड़ा अपने पेडेस्टल से नीचे आना पड़ेगा। एक तो वो बात है। दूसरी बात है,
आज के दिन में सबसे बड़ा इशू क्या है? ठीक है, आपने कमेटी बिठा दी नंदन निलेकानी के चेयरमैनशिप में, वो कमेटी अब अपने रिकमेंडेशन देगी, उसको तो थोड़ा 2-3-4 महीने तो लगेंगे एग्जाम में कोई परिवर्तन लाने के लिए। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि 20 जुलाई को क्या हुआ था दिल्ली के सड़कों पर? पेलेट गन्स चले, 5 लोग घायल हुए हैं, वो पेलेट इंजरीज दिखा रहे हैं सब लोग, कम से कम उसको तो एड्रेस कीजिए ना। एक बार भी किसी ने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ डिनाई करते जा रहे हैं, पर उससे आगे कुछ नहीं कह रहे हैं। अब अगर कुछ बच्चे घायल हुए हैं, आखिर वो सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी ने भी उनको प्रेजेंट किया था मीडिया के सामने, तो कुछ तो हुआ होगा ना। अब सरकार को या तो गलती माननी चाहिए या इस पे खुलासा देना चाहिए कि क्या हुआ था 20 तारीख को, किसने ऑर्डर्स दिए थे। आरएएफ आप मान देखिए, आरएएफ तो सेंट्रल फोर्स है, दिल्ली पुलिस के नीचे नहीं आता, ये सीआरपीएफ का फोर्स है। ये सिर्फ डिस्टर्ब्ड एरियाज में भेजा जाता है, जैसे कि कश्मीर में टेररिज्म मिलिटेंसी वगैरह हो तो उसको भेजा जाता है। अब दिल्ली में आपने क्यों इनको खड़ा किया सड़कों पर? दिल्ली कोई डिस्टर्ब्ड एरिया तो नहीं है, आरएएफ कभी नहीं आती है। अब कुछ तो बयान आना चाहिए सरकार की तरफ से, ये आरएएफ क्या कर रहा था, किसने आरएएफ को भेजा, और अगर ऑर्डर्स आरएएफ को शूट करने के ऑर्डर्स दिए हैं तो आरएएफ के पास एक सबसे पहला वेपन तो पेलेट गन्स है, आरएएफ तो पेलेट गन्स इस्तेमाल करेगी। तो ये इन चीजों पे खुलासा देना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर सरकार इन चीजों पे खुलासा देती है तो ना सिर्फ ऑपोजिशन शांत हो जाएगी, पर बच्चों को भी तसल्ली मिलेगी जो प्रोटेस्टर्स थे, कि सरकार की तरफ से सच में जो हुआ था 20 तारीख को वो गंभीरता से देख रहे हैं और एक्शन लेंगे। ठीक है, राजगोपालन जी कुछ देना चाह रहे हैं जवाब, आपको कुछ कड़ा जवाब देंगे राजगोपालन जी। लंबा चौड़ा जो पार्लियामेंट आरती के रात में दोनों लंबा चौड़ा पार्लियामेंट कवर किया है, उनको भी पता है रोस्टर ड्यूटी होते हैं, मंडेज वेडनेसडेज में प्रधानमंत्री आते हैं, हर मंत्री हमेशा बैठना नहीं चाहते हैं, लोकसभा में जाना है, राज्यसभा भी जाना है। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है इंडिया अलायंस 2023 में हुआ था, पिछले 3 साल में इंडिया अलायंस का कोई रूप नहीं लिया है, वो रूप लेके मुझे लगता है नीतीश कुमार निकल गया, शरद पवार निकल गया, स्टालिन निकल गया, उद्धव ठाकरे निकल गया, ओमर अब्दुल्ला निकल गया, अभी दूसरा रूप में आ रहे हैं। पब्लिक एक्सपेक्ट करते थे इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए, लेकिन इंडिया में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं बन पाया शंकर, इसीलिए तो कॉकरोच पार्टी शुरू हो रहे, इसीलिए तो स्टूडेंट्स आंदोलन शुरू हो रहे। ये स्थिति समझ लो आप, क्योंकि पब्लिक के बीच में आक्रोश अपोजिशन को ऊपर भी है। ये राहुल गांधी 200 बार विदेश जाते हैं, उसको कोई पूछते नहीं है। सेकंड थिंग, ये दो स्टूडेंट्स एजिटेशन में 3000 क्रिमिनल आकर के पुलिस वैन का 2000 कम से कम 250-300 पुलिस कर्मी का गोली मारने के, उसको टोके देंगे, उसको मुंह पाड़ दोगे, उसको गोली लगाओगे। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ने क्या कहा है? ये तो सेकंड थिंग। पिछले 2 सप्ताह में प्रियंका गांधी चुनाव आने के बाद, लोकसभा में आने के बाद 2 बार प्रधानमंत्री स्पीकर कमरे में प्रियंका गांधी से मिले थे। ये सिस्टर ब्रदर के बीच में झगड़ा है, सिस्टर अच्छा बोलती है, ब्रदर खराब करता है। इस चीज आपको बीच में है भैया। मैं पार्लियामेंट कवर करके ये दुख हो गया है। सिस्टर एक बोलती है, ब्रदर एक बोलता है, ब्रदर रूप लेता है, शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, आज जो पुजारी, ऐसे, लेकिन प्रियंका गांधी लिख के पढ़ती है। एंड सेकेंड, अंधविश्वास क्या जो भी बोला है उन्होंने, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये तो चीज कांग्रेस में नहीं है। मुझे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अकाली दल का आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ है, क्यों? कांग्रेस कमजोर है, चरणजीत सिंह चन्नी उधर नहीं आ रहा है। आपने अमित शाह वगैरह को पूछ रहे, आपको पार्टी लोग 8 आदमी नहीं आते रोज, कर्नाटका में डोल मच रहा आपको। ये चीज पूछना चाहिए ना भैया शंकर,
इसीलिए आप तो विपक्ष के ऊपर आम जनता को कॉन्फिडेंस कम होते जा रहे हैं, इसीलिए कॉकरोच पार्टी उतर आ रहे हैं। बीजेपी को कमजोरी है, इंडिया किधर जाएंगे? ये तो इसीलिए तो आरएसएस चीफ ने बोला है संवाद करो, भाषण करो, बात करो। ये घर में भी छोटे होते हैं, तो कोई भी है घर में आते हैं, इवन योर सन और डॉटर, दे मे नॉट एग्री विथ यू, भाषण करो, बात करो। इसीलिए तो मोहन भागवत का स्पीच इंपॉर्टेंस में माना जाता हूँ। एक अंतिम टिप्पणी राजगोपालन जी की, ये ठीक है कि अगर जनता का गुस्सा, जनता का आक्रोश, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा होगी तो उसमें जनता अपोजिशन को भी बदल देगी, जैसा कि कॉकरोच पार्टी इवॉल्व हो रही है। लेकिन चूंकि सरकार में इस समय बीजेपी है, तो इसलिए सवाल बीजेपी से पूछे जाने चाहिए। आपको नहीं लगता कि जैसे कि जो आरती कह रही हैं कि भाई अगर आप अपोजिशन को स्पेस देना चाहते हो, या आपको लगता है कि नहीं, कम से कम ये ऑप्टिक जाए कि सरकार किसी बिल को बुलडोज नहीं करना चाहती, तो गृह मंत्री सदन में आए, वो कहें कि भाई दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसके लिए आप इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, उसके लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाई जाएगी, छात्रों को लगेगा उनके जख्मों पे मरहम कि भाई ठीक है, गृह मंत्री जो देश का गृह मंत्री है वो छात्रों की बात समझता है, जिन लोगों ने लाठियां चलाई उसके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी होगी। इतनी बात कहने में वाजपेयी और मनमोहन सिंह होते तो कब की जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती। अमित शाह ये बात क्यों नहीं कहते सदन में आके? करेंगे करेंगे, अपने इच्छा पर करेंगे। ये शंकर आरती के राज राजगोपाल खड़े ने कहेगा क्या? उनकी इच्छा नहीं होते। 3000 लोगों, उनको तो अब मोहन भागवत भी कह रहे हैं, मोहन भागवत भी कह रहे हैं अपना टाइम पर आ जाएगा। वे नहीं पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं। राहुल गांधी क्यों 2014 से 2026 तक 300 बार विदेश गया है? ये कौन पूछता है? कोई पूछता है क्या? ब्रदर सिस्टर के बीच में झगड़ा है, वो बाहर आ रहा है, वो नहीं पूछते कोई। आरती कुछ जवाब दे रही है राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे। आरती आप ये तो बताइए कि राहुल गांधी ये जाते कहाँ हैं? ये मुझे नहीं मालूम है, मैं उनकी दोस्त नहीं हूँ। फिर क्यों अमित शाह को पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ राजगोपालन जी को ये बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि राहुल गांधी इतने नॉन सीरियस लगते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया है, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है, इसीलिए तो वो चुनाव हारते रहते हैं। राजगोपालन जी, आप ये बात तो समझिए, जो राहुल गांधी नहीं करते थे, सदन में नहीं आते थे, एब्सेंट होते थे, इसीलिए तो वो अभी ऑपोजिशन में बैठे हैं। वो भी पूरी स्ट्रेंथ लेके ऑपोजिशन, नहीं सिर्फ 99 सीटें हैं कांग्रेस के पास, नहीं तो वो अब तक तो वो कब से ये सरकार को निकाल देते। तो प्लीज राजगोपालन जी, सब लोग समझते हैं कांग्रेस की क्या कमजोरियां हैं, और बच्चे भी समझते हैं कांग्रेस की क्या कमजोरियां हैं। राजगोपालन जी सब समझते हैं। अब समझते हैं। झारखंड क्यों नहीं जा रहे? फिर आपने झारखंड जाना चाहिए था, राजस्थान जाना चाहिए था, क्यों झारखंड नहीं जा रहे? जैसे शंकर जी ने कहा, क्योंकि सरकार में भाजपा बैठी है तो सवाल उनसे पूछा जाएगा, ऑपोजिशन से नहीं पूछा जाएगा। हमेशा जो भी देश में होता है उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, और ऑपोजिशन, बच्चे जो भी है वो सरकार से सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर राजगोपालन जी की सलाह है कि झारखंड जाना चाहिए आरती जी को, लेकिन सवाल ये है कि चूंकि इस समय सरकार में बीजेपी है, जनता ने जो मैंडेट दिया है बीजेपी को दिया है गवर्न करने का, तो इसलिए जो सवाल पूछे जाएंगे वो बीजेपी से पूछे जाएंगे, क्योंकि जनता ने राहुल गांधी या कांग्रेस को जो मैंडेट दिया है, विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, और मैंडेट इस बात का भी है कि विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाए, सरकार से सवाल पूछे। अब जो मोहन भागवत सवाल पूछ रहे हैं वो सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है, युवाओं का जो गुस्सा है उसको ठंडा करने की जरूरत है, और एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। वो सरकार के साथ साथ जो संघ परिवार है वो भी समझ रहा है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आरती जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजगोपालन जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story.
Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.